हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर के आता हूं। जी हाँ दोस्तों, तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी है और कुछ यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रही हैं, किसी में एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है, किसी का टाइम टेबल आ गया है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं इस समय जो मेरे चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, अलग-अलग क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ, ये होने वाला है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो थर्ड ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जो कि चाहे वो बीए के हो, चाहे बीएससी के हो, चाहे बीकॉम के हो, चाहे बीबीए के हो, चाहे बीसीए के हो, चाहे बीएचएससी के हो, किसी भी संकाय के स्टूडेंट्स हो, उन सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है फाउंडेशन कोर्स का। जी हाँ दोस्तों, तो फाउंडेशन कोर्स का जो सेकंड फाउंडेशन कोर्स है आपका एफसी सेकंड या आधार पाठ्यक्रम सेकंड, उसका जो पेपर है व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण, ये जो पेपर है इसके लिए मैं आप आज वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। और हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फाउंडेशन कोर्स या आधार पाठ्यक्रम का जो परीक्षा है आप सभी स्टूडेंट की, वो ओएमआर शीट पे होती है। तो ओएमआर शीट पे होती है तो आपको चार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चार ऑप्शंस मिलते हैं हर एक क्वेश्चन के, तो आपको उसको सॉल्व करना रहता है। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर जो रहता है वो 2 घंटे का रहता है। तो 50 क्वेश्चन आपका एफसी सेकंड में व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण का आएगा और 50 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे डिजिटल जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा का। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण के क्वेश्चंस के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और मैं इसमें आपको डायरेक्ट जो सही जवाब है उसी को मैं बताऊंगा। सारे ऑप्शंस में नहीं पढ़ूंगा आपको जो है, ताकि जल्दी से हम इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल कितनी यूनिट है। टोटल 3 यूनिट्स जो है वो देखने को मिलेगी आपको व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण वाले पेपर में। तो एक चीज और बता देता हूँ मैं, कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज जो रहते हैं कि वोकेशनल में जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम रहता है उसमें भी कई बच्चे जो है व्यक्तित्व विकास लेकर के रखते हैं। तो वो पेपर अलग है और ये पेपर फाउंडेशन कोर्स में जो व्यक्तित्व विकास है ये अलग है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आज हम जो पढ़ रहे हैं ये काय का पढ़ रहे हैं, ये फाउंडेशन कोर्स में जो आपका व्यक्तित्व विकास है जिसकी ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी, वो वाला पेपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल इसमें कितनी यूनिट है, इसमें जो है आपकी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इसमें आपकी 3 यूनिट है और इन तीनों यूनिट में से जो है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इसी एक लेक्चर में जो है आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स जो तीनों यूनिट है वो कंप्लीट कर दें। पर हम देखते हैं कि अगर जो है समय ज्यादा खींचता है ये वीडियो लेक्चर तो हम फिर 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। फिलहाल कोशिश ये है कि एक पार्ट में इसको कंप्लीट करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि टोटल 50 नंबर का रहेगा और जिसमें से 17 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे। तो पहली जो यूनिट है इकाई 1 यूनिट 1, तो इसका जो है हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं फर्स्ट यूनिट में से। तो फर्स्ट यूनिट का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो पर्सनैलिटी शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है व्यक्तित्व विकास के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। व्यक्तित्व विकास के लिए अपनी क्षमताओं का आकलन करना और उन्हें विकसित करना होता है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारकों में विभाजित किया है। इसका आंसर है आरंभिक सामाजिक अनुभूतियां, सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक वचन, ये सभी इसके आंसर हैं। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया था 1990 में। संवेगात्मक बुद्धि के घटक हैं
स्वजागरूकता एवं नियमन, अभिप्रेरण एवं अभिव्यक्ति, ये दोनों ही इसके आंसर होने वाले हैं। मतलब कि आ और बा दोनों इसके आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे व्यक्तित्व विकास की विशेषता है आत्मविश्वास। मानसिक व्यक्तित्व विकास में बौद्धिक कौशल का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ज्ञान और बुद्धिमत्ता कौशल। व्यक्तित्व विकास में समस्या समाधान कौशल क्या सूचित करता है? व्यक्ति के लिए समस्याओं में समाधान ढूंढना। केटल के अनुसार शील गुण कितने हैं? तो ये हैं 16। रक्षा तंत्र का उपयोग दो व्यक्तित्व संरचनाओं में से किस मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन को मैं एक बार और आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। रक्षा तंत्र का उपयोग दो व्यक्तित्व संरचनाओं में से किस मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए क्या किया जाता है? इद और परा अहम। नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है परा अहम। दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि में किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है? इसका आंसर है अंतर्मुखी। व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि से समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है? समाजमिति विधि के द्वारा। व्यक्तित्व के प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है 30। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है अरस्तु की। मानसिक विकास में शारीरिक विकास का सम्मिलित होना भी आवश्यक है। इसका आंसर ये असत्य है, फॉल्स है। व्यक्तित्व का अंतर्मूर्खता बहिर्मूर्खता के रूप में वर्गीकरण आइजैक ने प्रस्तुत किया, ये सत्य है। उन सभी संभावित प्रकारों का संग्रह है जिसमें एक व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है तथा दूसरों के साथ संवाद करता है। ये क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का पारिवारिक निर्धारक नहीं है। मित्रों एवं साथियों की मान्यता। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रकृति वाले व्यक्तित्व को युंग ने क्या नाम दिया? अंतर्मुखी। चरित्र निर्माण में योगदान देने वाले कारक क्या हैं? मूल्य, नैतिकता तथा अनुभव। चरित्र निर्माण का क्या महत्व है? इसका आंसर है, ये तीनों ऑप्शन सही है। ये निजी वृद्धि तथा सफलता में वृद्धि करता है। ये एक सुदृढ़ तथा नैतिक समाज में योगदान देता है। ये सकारात्मक संबंधों तथा संवाद का पोषण करता है। चरित्र निर्माण में किस तत्व का ध्यान रखना आवश्यक है? इसका आंसर है नैतिकता। चरित्र निर्माण के लिए कौन सा कदम उचित है? इसका आंसर है सभी, ये ऑप्शन सही है। अच्छे गुणों का अनुसरण करना, अपनी कमियों को दूर करना, अपनी सोच में सुधार करना, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। चरित्र निर्माण में नैतिक मूल्यों की क्या भूमिका है? तो इसके दो आंसर हैं। नैतिकता एक बुरा विचार है, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। चरित्र का विकास इन सभी चीजों से होता है। आचरण एवं व्यवहार, संकल्प शक्ति, नैतिकता, इन सभी से होता है। तो इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। चरित्र निर्माण का उद्देश्य, किस प्रकार का चरित्र निर्माण करना है? इसका आंसर है निजी तथा नैतिक चरित्र। दाश अधिकांशतः चरित्र विकास के अवसर प्रदान करता है। इसका आंसर है विविधता तथा चुनौतियां। विविधता तथा चुनौतियां अधिकांशतः चरित्र विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चरित्र निर्माण में भूमिका निभाता है? मूल्य, दृष्टिकोण तथा व्यवहार। पंचकोशों की व्याख्या निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलती है? तैत्तिरीय उपनिषद।
पंचकोश तंत्र के अनुसार मनुष्य के लिए सबसे उच्च और सर्वश्रेष्ठ कोश कौन सा होता है? विज्ञानमय कोश। प्रत्येक कोश की खोज का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को ब्रह्मांड और सच्चे स्व के साथ एकता के निकट लाना। योग और कोश के बीच संबंध है। योग व्यक्ति को कोशों के माध्यम से स्वयं में गहराई तक ले जाता है। योग व्यक्ति को कोशों के माध्यम से स्वयं में गहराई तक ले जाता है, ये इसका आंसर था। अब अगला क्वेश्चन है, ओमकार मंत्र के जप से मनुष्य को किस कोश का ज्ञान होता है? तो इसके ये तीनों आंसर है, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश। निम्नलिखित में से 5 कोशों में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश को तो सम्मिलित किया गया है, ज्ञानमय कोश को सम्मिलित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कोश रोग को शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है? तो इसका आंसर है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। दाश द्वारा परमानंद की प्राप्ति होती है आनंदमय कोश के द्वारा। आनंदमय कोश निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुदृढ़ होता है? अभ्यास और वैराग्य। मनोमय कोश निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुदृढ़ होता है? यम, नियम, धर्म। पंचकोश के अनुसार मन का स्थान कौन से कोश में होता है? मनोमय कोश में होता है। दाश अन्नमय कोश से संबंधित तत्व है? पृथ्वी। दाश प्राणमय कोश से संबंधित तत्व है? जल। तो अन्नमय का तो पृथ्वी है और प्राणमय का जल है। और मनोमय कोश से संबंधित क्या है? अग्नि। दाश विज्ञानमय कोश से संबंधित तत्व है? वायु। तो विज्ञानमय कोश से संबंधित देखिए, यहाँ पे अन्नमय का तो है पृथ्वी, प्राणमय का जल, मनोमय का अग्नि और विज्ञानमय का जो है वायु। अगला है, पंचकोशों का सबसे बाह्य और सबसे घनिष्ठ कोश कौन सा है? इसका आंसर है अन्नमय कोश। पंचकोश की प्रमुख श्रेणियां को क्या कहा जाता है? प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, अन्नमय। ये आपको याद रखनी है पंचकोश की प्रमुख श्रेणियां। पंचकोश की परत आनंदमय के अनुभव को कौन से शारीरिक कोश जोड़ा जाता है? इसका आंसर है मनोमय कोश। पंचकोश सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। पंचकोश क्या है? पंच महाभूत जो हमारे शरीर की संरचना में प्रधान भूमिका निभाते हैं। पंचकोश में विज्ञानमय कोश किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ज्ञानमय कोश के द्वारा। चरित्र आत्मनियंत्रण की शक्ति है, ये कथन इनमें से किसका है? चाणक्य का। चरित्र निर्माण के साधनों में सम्मिलित नहीं है बुरी आदतें। व्यक्तित्व विकास हेतु कौन सा बिंदु आवश्यक नहीं है? वेशभूषा। व्यक्तित्व पैटर्न के 2 तत्व आत्मसंप्रत्य और शील गुण होते हैं। आत्मसंप्रत्य में आता है, ये सभी चीजें आती है संप्रत्य में मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा रूप रंग कैसा है, ये सभी इसके आंसर है। व्यक्तित्व के आत्मसंप्रत्य में आते हैं मेरी क्षमता या अक्षमता, मेरी योग्यता। चरित्र की यह परिभाषा किसकी है? चरित्र एक गतिशील धारणा है, ये इच्छा शक्ति के दृष्टिकोण और व्यवहार की विधियों का पूर्ण योग है। कार्माकेल। पंचकोशों में अन्नमय कोश के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो असत्य कथन इसमें यह है, पंचकोशों में अन्नमय कोश का क्रमांक 4 है, ये असत्य है। पंचकोशों में अन्नमय कोश का क्रमांक 4 है, ये जो है इसमें असत्य था। आनंदमय कोश के संबंध में असत्य कथन चुनिए। आनंदमय कोश पंचकोश के दूसरे क्रमांक पर आता है, ये जो है असत्य कथन है। तो पंचकोश की जो श्रेणियां में, जैसे मैंने आपको
अभी एक क्वेश्चन में बताई थी, इसको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो आपको जो श्रेणियां थी मैंने क्या बताई थी, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, अन्नमय। तो ये श्रेणियां आपको इसी हिसाब से याद रखनी है। विज्ञानमय कोश के संबंध में असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन ये है कि ये कोश इस प्रकार बुद्धि द्वारा गतिहीन होता है, ये जो है असत्य कथन है। देखिए, मैं आप लोगों को जो है इसमें लिखा हुआ है उसको जो है आपको इजीली सुनने में भी, आप सुन भी सकते हैं। अगर आपको सुनने में जैसे कि कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें चारों ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी हो जाता है, तो उस समय क्या हो रहा है कि मैं आपको जैसे एक ऑप्शन जो आंसर है वो पढ़ रहा हूँ, तो आप अगर चाहते हैं कि आपको बाकी ऑप्शन भी देखना है तो स्क्रीन पे आप पॉज करके, स्क्रीन को रोक करके आप सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप जो है सभी चीजें जो है समझते भी जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ आंसर बता रहा हूँ पर वहां पे भी आपको 4 ऑप्शन आएंगे। तो आपके लिए अच्छी चीज ये रहेगी कि आप बीच बीच में जो है वीडियो को पॉज करके और फिर आगे बढ़े, पॉज करके देखें फिर आगे बढ़े। तो उससे क्या है, आप पढ़ भी सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है। अगला है, व्यक्तित्व विकास क्यों महत्वपूर्ण है। सकारात्मक और सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए होते हैं, व्यक्ति के स्वयं के साथ सुदृढ़ संबंध बनाने में सहायता के लिए होते हैं। व्यक्तित्व विकास कौन कौन से गुणों के विकास से संबंधित है। संवेदनशीलता, सहनशीलता और सामर्थ्य के। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। अनुवांशिक, वातावरणीय और सांस्कृतिक कारक। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। अनुवांशिक प्रभाव। शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया। शारीरिक रचना के आधार पर। आध्यात्मिक पहलू व्यक्तित्व विकास का एक पक्ष है, ये सत्य बात है। संप्रेगर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर विभाजित किया। समाजशास्त्रीय आधार पर। निम्नलिखित में से दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि में से किस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। इसका आंसर है अंतर्मुखी। क्रेशमर के एथलेटिक प्रकार से व्यक्तित्व से मिलता जुलता व्यक्तित्व का प्रकार क्या है। आयताकार। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में समाज के व्यक्तियों से सूचना लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है। समाज मिति विधि। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं। 3। व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी थी। वुडवर्ड ने। निम्नलिखित में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। इसका आंसर है शेल्डन। निम्नलिखित में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है। संदेही, एकांतप्रिय, रहने वाले। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बाह्यमुखी प्रकारों से किसने विभाजित किया है। कार्ल जुंग ने। व्यक्तित्व विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है। स्वयं को श्रेष्ठ बनाना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो इकाई है, फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे फर्स्ट यूनिट के। अब आ जाते हैं हम सेकंड यूनिट पे। तो ये सेकंड यूनिट आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो अब हम इसके देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कहाँ से और कितने हैं। तो ये यहाँ से आपके इसके ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट हो रहे हैं। टोटल 3 यूनिट है, 3 यूनिट आपको पढ़नी है। सेकंड यूनिट का स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। तो स्मृति का विकास, तर्क और निर्णय, वैचारिक क्षमता, ये सभी जो है मानसिक विकास के से संबंधित है। और क्या संबंधित नहीं है। शिक्षार्थी का भार और ऊंचाई जो है व्यक्तित्व के इस मानसिक विकास में संबंधित नहीं है। शिक्षार्थी का भार और ऊंचाई। पुष्पकाय प्रकार के व्यक्तित्व में होती है कठोर मांसपेशियों का शरीर, भारी और गठीला शरीर, आयताकार। ये सभी इसके आंसर है, तो इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। वज्रासन करना सूक्ष्म व्यायाम का एक उदाहरण है।
ये इसका आंसर है सत्य। ये बात सत्य है। योग वो प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? इसका आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। नियम में सम्मिलित नहीं है धारणा। अनुशासन में निम्नलिखित का प्रयोग आवश्यक है। उत्तरदायित्व, धैर्य, संतुलन, ये सभी इसके आंसर है। तत्व मीमांसा में किस तत्व का विवेचन प्राप्त है? संचार के मूल तत्व, मानव के मूल तत्व, ये दोनों इसके आंसर हैं। दाश अवचेतन व्यक्तित्व का भाग है इद। बच्चों की विचार शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? पहेलियों और साधारण प्रश्नों को हल करने देने से। न्याय का तात्पर्य केवल्य प्राप्ति है, ये असत्य है। व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता के तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है, इसका आंसर है पराहम। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि केस अध्ययन मानी गई है, सत्य। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण संरचनाएं प्राप्त करने की विधि व्यक्ति इतिहास विधि। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में व्यक्ति को किसके दायित्व के प्रति सचेत रहना चाहिए? समाज और राष्ट्र के। चरित्र निर्माण कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक। शारीरिक और मानसिक विकास के बीच क्या संबंध होता है? शारीरिक और मानसिक विकास का परस्पर संबंध होता है। नागरिकता बोध में कौन सा बिंदु स्वीकार्य नहीं है? अशांति तथा अव्यवस्था में योगदान। शारीरिक और मानसिक विकास का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? संपूर्ण विकास के लिए। निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए? वसा की। ऋतुराज क्या है? विभिन्न ऋतुओं में स्वास्थ्य की देखभाल के नियम और दिशा निर्देश। शरद ऋतु में कौन से भोजन का सेवन करना उचित रहता है? शरद ऋतु में गर्म व्यंजन जो है हमें खाने चाहिए। हेमंत ऋतु में खान पान के लिए सुझाए गए आहार में कौन सी वस्तु सम्मिलित नहीं होती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय योगाभ्यास करना। कौन सा पवित्र हिंदू ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में योग की अवधारणा का परिचय देता है? भगवत गीता। यम योग साधना का कौन सा सोपान है? प्रथम। यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? वचन के, मन के, कर्म के, ये सभी इसके आंसर है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर के सामने समर्पण करना। ईश्वर प्राणिधान के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं शांति और आनंद। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं की शिक्षा और अध्ययन करना। स्वाध्याय के माध्यम से हम क्या अर्जित कर सकते हैं? ज्ञान और समृद्धि। संतोष का अर्थ है तृप्ति अनुभव करना। संतोष की चर्चा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की गई है? नियम के। धैर्य का अर्थ है सहजता और शांति। अनुशासन का अर्थ है कठोरता से नियमों का पालन करना। अतीत गौरव का अर्थ है अपने पूर्वजों पर गर्व करना। राष्ट्र का अर्थ है नागरिकता का संगठित समुदाय। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों के शासन की व्यवस्था। स्वाधीनता का क्या तात्पर्य है? एक राष्ट्र के अधीन रहना। सुराज का क्या अर्थ है? सुराज का अर्थ है आध्यात्मिक अधिकार या ज्ञान का प्रकाश। लोकतंत्र के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त करना। एक समाज या राष्ट्र में सह अस्तित्व क्यों महत्वपूर्ण है? इन सभी बातों के लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? एकता तथा स्थायित्व, सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक न्याय तथा समानता। सह अस्तित्व का पोषण करने के लिए कौन सी नीति आवश्यक है? ये सभी नीति आवश्यक है। शिक्षा तथा जागरूकता, आर्थिक एकीकरण, समावेशी संस्थान। सह अस्तित्व का पोषण
करने के लिए विवादों का समाधान तथा निराकरण आवश्यक होता है, ये बात सत्य है। सह अस्तित्व में मानवाधिकार के प्रति सम्मान होना चाहिए, सत्य बात है। दास का अर्थ लोगों के द्वारा शासन होता है, लोकतंत्र के अनुसार। लोकतंत्र का अर्थ जो है लोगों के द्वारा शासन होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रसारित करने पर समानता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसी प्रकार समानता को प्रसारित करने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हानि पहुंचती है, ये बात सत्य है। भारतीय लोकतांत्रिक अनुभव ने उन लोगों के संशयों को गलत सिद्ध किया है जो ये कहते थे कि भारत में जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति और क्षेत्र के कारण यहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ इसका आंसर है और क्षेत्र की संदर्भ विविधता। स्वाधीनता एक व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र के लिए मुक्ति और स्वतंत्रता की अवधारणा है, ये बात सत्य है। स्वाधीनता शब्द का पर्यायवाची स्वतंत्रता, अपराधीनता और मुक्ति, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ हुआ पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है और पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य और जीव जंतु एक ही परिवार का भाग है, ये बात सत्य है। वसुदेव कुटुंबकम में वसुधा का क्या अर्थ है? वसुधा का अर्थ पृथ्वी है। वसुदेव कुटुंबकम में कुटुंबकम का क्या अर्थ है? परिवार। राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीयता का तत्व समान भौगोलिक क्षेत्र, समान भाषा, समान कुल, ये सभी इसका आंसर है, उपरोक्त सभी। समान अधीनस्था राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, सत्य। सर्वपंथ समादर एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों ही मानव समाज में क्या क्या लाते हैं? समरसता, विज्ञान, समानता के महत्व को समझाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सर्वपंथ समादर का अर्थ है सभी धर्म के प्रति सम्मान भाव रखना और सभी मानव समाज के सदस्यों को समान अधिकार और सम्मान के साथ देखना, ये बात सत्य है। व्यक्ति अपने अतीत की सफलताओं से प्रेरित होकर भविष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय रहता है और अपने उत्कृष्ट प्रयासों से गर्व अनुभव करता है। नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता है, किसका कथन है? टी.एच. मार्शल का। नागरिक अधिकार में स्वतंत्रता, भाषण, अभिव्यक्ति ये जैसे तत्व सम्मिलित होते हैं। नागरिकता के प्रकार में सम्मिलित होते हैं जन्मजात नागरिकता, राजनीतिक शरण, विवाह द्वारा नागरिकता, ये सभी इसमें लागू होते हैं। कुछ लोग स्वतः रूप से उस राज्य के नागरिक होते हैं जिसमें वे जन्म लेते हैं, ये बात सत्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तर्क, प्रयोगशीलता और प्रमाण पर आधारित नैतिकता के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास नहीं होता, ये बात असत्य है। नागरिकता के प्रकार में सम्मिलित नहीं है अवैध घुसपैठ। लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूप में सम्मिलित नहीं है औपनिवेशिक लोकतंत्र। लोगों के मताधिकार के शासन करने के आधार पर लोकतंत्र हो सकता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र, दोनों इसके आंसर है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अधिक वैधता सुनिश्चित करता है क्योंकि लोग ऐसे निर्णयों का पालन करना अधिक पसंद करते हैं जो उन्हीं के द्वारा लिया गया है, इसका आंसर है सत्य। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासक और शासित तथा राज्य और नागरिक समाज के बीच के अंतर को बढ़ा देता है, ये बात असत्य है। संविधान सभा में चर्चा के दौरान किसने कहा था? ईमानदार मंत्रियों, उपमंत्रियों और संसदीय सचिवों की इतनी बड़ी संख्या का मिलना कठिन है। आर.एन. सिंह ने ये बात कही थी। विधि का शासन ये सुनिश्चित करता है कि भारत का लिखित संविधान सर्वोच्च है जिसकी व्याख्या और रक्षा करने का अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका का है।
भारत में मीडिया राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त है, जो कि सरकार द्वारा क्रियान्वित नीतियों को लेकर जनमत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुराज का शाब्दिक अर्थ है अच्छा या सुखद राज्य या अच्छे शासन वाला देश। ये बात सत्य है। सुराज में जन कल्याण के कार्यों अच्छी तरह और बिना भ्रष्टाचार के होते हैं तथा किसी व्यक्ति पर कोई अनावश्यक दबाव न होकर सबकी भलाई का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन यहूदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है? तो इसका आंसर है स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसको गया था? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ किसने किया था? मानसिक स्वास्थ्य को आरंभ जो है C.W. बियर्स ने किया था। शारीरिक गतिविधियां बच्चों को कक्षा में सतर्क रहने, उनकी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाकर संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बढ़ाती है। वृद्धि हमेशा बालक की आयु के अनुरूप होती है। यह समान प्रतिमान के सिद्धांत के कारण होती है। शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वस्थ रहने, सकारात्मक संबंध बनाने और लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करते हैं। शारीरिक विकास में कौन से कारक योगदान करते हैं? नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन, पर्याप्त विश्राम और संतुलित जीवन शैली। मस्तिष्क के विकास तथा परिपक्वता को मानसिक विकास कहा जाता है। ये बात सत्य है। सुबह का नाश्ता करने के लिए सबसे उत्तम विकल्प है फल और दही। दिन भर के कार्यों को व्यवस्थित रखने के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? कार्य को समयांतर पर करना। संतुलित आहार का अर्थ क्या है? संतुलित आहार का अर्थ है सभी पोषक तत्वों के सही मिश्रण के साथ भोजन करना। संतुलित आहार में समाविष्ट होने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स। संतुलित आहार के लाभों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्वास्थ्य को बढ़ाता है, शरीर के लिए सही पोषण प्रदान करता है, दैनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ये सभी सही है। संतुलित आहार में सम्मिलित किए जाने वाले पोषक तत्वों के उदाहरण आयरन, विटामिन डी और कैल्शियम। एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है, उसके लिए लाभदायक क्या होता है? चुकंदर का रस तथा पालक। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन से समृद्ध हो। इसका आंसर है आंवला, पालक और गुड़। निम्नलिखित में से किससे 1 ग्राम मात्रा में ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका आंसर है वसा। निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? अनाज और उससे उनके उत्पाद की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ खत्म होता है हमारी सेकंड यूनिट। अब आ जाते हैं हम थर्ड यूनिट में, जिसका नाम है नैतिक विकास, आत्मिक विकास। ये सब ये हैं इसमें। तो थर्ड यूनिट को भी देख लेते हैं हम कि थर्ड यूनिट के कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद में हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है मातृभाषा के उपयोग से किस विकास को बढ़ावा मिलता है? नैतिक विकास को। मातृभाषा के अभाव में नैतिकता और आध्यात्मिक विकास क्यों कठिन हो सकता है? मातृभाषा व्यक्ति की भावनाओं को समझने में सहयोग करती है। मातृभाषा के उपयोग के लाभ क्या हो सकते हैं? भाषा की स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। मातृभाषा के चिंतन का क्या आशय है? ये व्यक्ति के विचार प्रक्रिया का संदर्भ देता है। मातृभाषा की परंपरा और चिंतन का महत्व किस क्षेत्र में अधिक होता है? ये विचार और संवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? यह एक प्राचीन और समृद्ध ज्ञान प्रणाली है।
भारतीय ज्ञान परंपरा में व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को पहचानने का प्रयास करता है, सत्य बात है। भारतीय ज्ञान परंपरा में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, असत्य। भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो सत्य कथन दोनों ही हैं कि सेवा और समर्पण का चिंतन महत्वपूर्ण है। वेदांतिक चिंतन भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण भाग होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में किसका महत्व है? वेदों का और उपनिषदों का। भारतीय ज्ञान परंपरा में व्यक्ति को योगदान देने की भावना से प्रेरित किया जाता है और वो समाज के लिए सेवा करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा की ये सभी विशेषताएं भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य, गुरुकुल में संस्कार युक्त शिक्षा, ये सभी इसके आंसर हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत कौन सा तथ्य नहीं आता? भारतीय भाषा हिंदी। अष्टांग योग के अनुसार यम और नियम किसे कहा जाता है? आधार को। अष्टांग योग के अनुसार योग में मोक्ष का उद्देश्य क्या है? संसार से मुक्ति प्राप्त करना। अष्टांग योग के अनुसार योग में साधक को किसका संयम रखना चाहिए? मन का। आयुर्वेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? धातु की साम्य अवस्था तथा शरीर से मल निष्कासन एवं मन, इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता। मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है आदि। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों से उचित समायोजन, उत्तरदायित्व की पूर्ति, ये सभी इसके आंसर है। आदि की उत्पत्ति होती है मानसिक स्तर पर। आदि की उत्पत्ति होती है मानसिक स्तर पर। आदि के अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर रोग के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है व्याधि। योग जीव आत्मा का मिलन है, ये परिभाषा किसने बताई थी? वेदांत में। यम और नियम किसे कहते हैं? शारीरिक योग और मानसिक योग को। नियम में कौन सा उपांग सम्मिलित नहीं है? अपरिग्रह। पतंजलि के अष्टांग योग में निम्न में से कौन से अंग सम्मिलित हैं? धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ये सभी इसके आंसर सभी है। पतंजलि के योग सूत्र में 8 मार्गों का विधान किया गया है, इसलिए इसे अष्टांग मार्ग कहते हैं, क्योंकि 8 मार्ग होते हैं इसलिए अष्टांग मार्ग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अष्टांग योग का तृतीय अंग है? आसन। निम्नलिखित में अष्टांग योग का सही क्रम क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। निम्नलिखित में से यम में क्या सम्मिलित है? सम्मिलित नहीं है, सेवा। अष्टांग योग के यम का तीसरा घटक अस्तेय है, जिसका अर्थ है चोरी न करना। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। यम और नियमों में से हमारी ऊर्जा को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है, जिससे हमारा बाहरी जीवन आंतरिक विकास की ओर उन्मुख हो जाता है। इनसे हमें स्वयं में करुणा और जागरूकता लाने में सहायता मिलती है, ये बात सत्य है। योग का प्रभाव शारीरिक स्तर से प्रारंभ होता है और मन में सूक्ष्मतर स्तर तक पहुंचने लगता है। सूर्य भेदन प्राणायाम में अंतः श्वास हमेशा दाई नासिका से लिया जाता है तथा उसके पश्चात बाई नासिका से बाहर निकालना होता है। ये शीत ऋतु के प्राथमिक रूप से शीत ऋतु में किया जाना चाहिए। चंद्र भेदन प्राणायाम में अंतः श्वास हमेशा बाई नासिका से लिया जाता है तथा उसके पश्चात दाई नासिका से बाहर निकालना चाहिए, और ये जो अभ्यास है ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। नियम हमारे आत्म नियमन के लिए होते हैं, जिनसे एक सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में सहायता मिलती है। अष्टांग योग के अनुसार यम साधना के अंतर्गत अहिंसा का अर्थ होता है स्वयं को अन्य जीवों के प्रति हिंसक भावना से दूर रखना। लॉरेंस
कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 6। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के 3 स्तर होते हैं। कोहलबर्ग के इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? आज्ञाकारिता और दंड। निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। निम्नलिखित में से कौन कहता है कि संज्ञानात्मक विकास खोज पर आधारित है, नकल पर नहीं? जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना और उनमें अंतर करना प्रारंभ कर देता है? इंद्रिय प्रेरक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता की कमी पाई जाती? 6। बच्चों के विकास से संबंधित सृजन और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे द्वारा वर्णित बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है वयस्कता तक। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक किस अवस्था में समस्याओं के बारे में संकल्पनात्मक रूप से विचार कर सकता है? अमूर्त परिचालन अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है? ये एक सतत प्रक्रिया है। बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ होता है पूर्व संचालन अवस्था में। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित किया? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। बच्चे की आधारहीन आत्मचेतना का संबंध विकास की किस अवस्था से है? किशोर अवस्था से। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना? इसका आंसर है लियो वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सहकर्मी समूहों के सक्रिय सदस्य होते हैं? किशोरावस्था में। वाइगोत्स्की का समाजशास्त्री सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में पर्यावरणीय प्रभाव की भूमिका पर बल देता है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD का तात्पर्य है शिक्षार्थी के वास्तविक विकासात्मक स्तर और उनके संभावित विकासात्मक स्तर के बीच अंतर। वाइगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने में निजी भाषण के महत्व पर बल देता है। पियाजे के अनुसार संरक्षण वह समझ है जिसमें वस्तुओं का स्वरूप परिवर्तन होने पर भी उनकी भौतिक विशेषताएं वही रहती है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि उत्तर परंपरागत स्तर पर व्यक्ति निम्नलिखित के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसका आंसर है व्यक्तिगत मूल्य और नैतिक सिद्धांत पर। आत्म परीक्षण क्या है? अपने कौशलों को समझना और अपनी गलतियों को सुधारना। स्वावलंबन का क्या अर्थ है? अपनी स्वयं की सहायता करना। वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर बल दिया जिनमें सम्मिलित है भाषा, प्रतीक और कलाकृतियां। आत्मिक विकास है आत्मा और दिव्यता का विकास। आत्मिक विकास का मूल उद्देश्य व्यक्ति को अपने सकारात्मक पक्षों को पहचानना और समृद्ध जीवन जीने में स्वयं की सहायता करना। आत्मिक विकास के लिए कौन से तंत्र उपयोगी होते हैं? योग, ध्यान और प्रार्थना। आत्मिक विकास के लाभ में से निम्नलिखित सही है? शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, चिंता और तनाव कम होता है, अध्ययन और ध्यान में समृद्धि होती है। ये सभी इसके आंसर है।
आध्यात्मिक विकास के लिए सही समय निर्धारित करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? व्यक्ति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार। सुख, प्रसन्नता और आनंद के बीच क्या अंतर है? सुख एक भावना होती है, प्रसन्नता एक अवस्था होती है और आनंद एक अनुभव होता है। प्रत्याहार होता है योग में शरीर की सार्वभौमिक शक्तियों का उपयोग करने का तरीका। धारणा क्या है? योग में शरीर की सार्वभौमिक शक्तियों का उपयोग करने का तरीका। ध्यान है योग में मन की शांति के लिए ध्यान का एक स्थान। समाधि क्या है? योग में मन की अचेतन अवस्था में अभ्यास करने का एक स्थान। भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य भगवान के साथ संयोग होना। भक्ति योग के अनुसार साधक को क्या करना चाहिए? ईश्वर के प्रति अनुराग रखना चाहिए। भक्ति योग के में कौन सा भाव साधक को प्रभु के प्रति संबंध स्थापित करने में सहायता करता है? प्रेम भाव। ज्ञान योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। ज्ञान योग के अनुसार ज्ञान साधना के लिए कैसे व्यक्ति चाहिए? वेदांती ज्ञान के अध्ययन करने वाले। ज्ञान योग के अनुसार साधक को कौन सा भाव स्वीकार करना चाहिए? विश्वास पूर्वक और आत्म संयम पूर्वक भाव। भारतीय काल गणना में चंद्रमा की गति को किसके समय के आधार पर मापा गया है? सूर्य के समय। भारतीय काल गणना पद्धति विश्व की सबसे सटीक और विस्तृत काल गणना पद्धति है। भारतीय काल गणना पद्धति इतनी सटीक है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय निर्धारण से लेकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तक के समय की गणना में कोई त्रुटि नहीं होती है। भारतीय काल गणना का आधार ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति पर्यंत एक सौर मास कहा जाता है। चंद्रमा आकाश में चक्कर लगाता हुआ जिस समय सूर्य से के बहुत निकट पहुंचता है उस समय अमावस्या होती है। सत्य, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को चंद्रमास कहते हैं। अमावस्या के बाद चंद्रमा सूर्य से आगे पूर्व की ओर बढ़ता जाता है, तब 12 अंश आगे हो जाता है, तब पहली तिथि व्यतीत होती है। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच कितने अंश का अंतर होता है? 180। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा सूर्यास्त से प्रतिदिन लगभग 2 घटी पीछे निकलता है। सूर्य जिस मार्ग से चलता हुआ आकाश में परिक्रमा करता है उसको क्रांति वृत्त कहते हैं। सूर्य की गति सर्वदा समान नहीं होती। जब सूर्य की गति तीव्र होती है तब सौरमास छोटा होता है। 6 महीने तक सूर्य विषुववृत्त के उत्तर तथा 6 महीने तक दक्षिण में रहता है। ये बात सत्य है। जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। जब सूर्य विषुववृत्त के उत्तर में रहता है तब वह उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक सदा दिखाई देता है और दक्षिणी ध्रुव पर इस समय में नहीं दिखाई देता है। ये बात सत्य है। मनुष्यों के 12 महीने देवताओं अथवा राक्षसों को एक अहोरात्र के समान होते हैं। देवों तथा असुरों का एक वर्ष अर्थात दिव्य वर्ष कितने सौर वर्ष का होता है? 360 सौर वर्ष। 4,32,000 वर्षों का एक महायुग होता है। चतुर्युग के विभिन्न युगों का सही क्रम क्या है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया। युग मान के कितने अंश के बराबर दोनों संधियों का काल होता है? युग के 6वें अंश। 71 महायुगों अर्थात चतुर्युगों का एक मनवंतर कहा गया है। सत्य, एक मनु के समाप्त हो जाने तथा दूसरे मनु के आरंभ होने से पूर्व इन दोनों के मध्य 4800 मतलब 4800 दिव्य वर्षों का समय होता है। इस मध्य इस पृथ्वी पर जल प्लावन रहता है। बस कुछ और बचे हैं।
क्वेश्चंस, फिर अपना ये खत्म होने वाला है। ब्रह्मा ने दिन रात्रि के विषय में बताया कि 1000 महायुग का सृष्टि संहारक एक कल्प होता है, जिसे ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। सृष्टि का प्रलय होना ही ब्रह्मा के एक दिन का अंत होना है। चंद्रमा के 12 मास का वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन 3 घटी तथा 48 पल छोटा होता है। इस सामंजस्य को बनाए रखने के लिए 32 महीने 16 दिन 4 घटी के पश्चात एक चंद्र मास की वृद्धि मानी जाती है। ये बात सत्य है। एक दिन में कितने होरा होते हैं? 24। मातृभाषा का अर्थ है माँ की भाषा। मातृभाषा के प्रति समर्पण का अर्थ है उदारता और समरसता से उपयोग करना। भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? वेद। भारतीय ज्ञान परंपरा में किसे योग का जनक कहा जाता है? पतंजलि। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञानार्जन नहीं है, अपितु पूर्ण आत्मज्ञान के रूप में माना गया था। दर्शन शास्त्र अन्य सभी विषयों के लिए प्रदीप का कार्य करते हैं। ये समस्त कार्यों का साधन और समस्त कर्तव्य कर्मों का मार्गदर्शन है। ये किसने कहा था? कौटिल्य ने। सेवा का अर्थ क्या है? निस्वार्थ सहायता। सेवा क्यों महत्वपूर्ण है? समाज के विकास के लिए। सेवा करने के लिए दिए गए समय और श्रम के विचार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा भावी शब्द नहीं है? सुखी। सहिष्णुता का अर्थ क्या है? धैर्य और क्षमा। सहिष्णुता क्यों महत्वपूर्ण है? सभी के प्रति सम्मान के लिए। परोपकार का क्या अर्थ है? दूसरों के हित के लिए सेवा। परोपकार महत्वपूर्ण है अपने आसपास के लोगों के हित में सेवा करने के लिए। तो जी दोस्तों, यहाँ तक ही था आपके तीनों यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवा दिए हैं। तो आपका जो है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला जो पेपर है ये मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण जो कि आधार पाठ्यक्रम सेकंड जो है आपका फाउंडेशन कोर्स सेकंड का जो है 2 पेपर हैं इसमें आपको पढ़ने के, व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण और डिजिटल जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा। तो अब हमारा जो अगला पेपर है डिजिटल जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा, उसके ऑब्जेक्टिव्स मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगा। तो अभी मैंने आपको ये जो फर्स्ट जो आपका व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण है इसको कंप्लीट करा दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं जानता हूँ कि देखिए ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है सामने, आपको कायदे से तो ये सिलेबस को जो है डिटेल में पढ़ना चाहिए, जिससे आपके आंसर अपने आप ही आ जाते हैं। और लास्ट मोमेंट पे आपके लिए बेटर यही होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है वो OMR शीट में होने वाली है। तो OMR शीट में परीक्षा हो रही तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आने ही चाहिए। तो इसलिए जो है अच्छे से मैंने कोशिश की है कि तीनों यूनिट के आपके कंप्लीट हो जाएं। तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में डिजिटल जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा को लेकर के, तो जिससे कि आपका जो FC सेकंड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। FC फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुका हूँ, हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर हैं वो मैं करवा चुका हूँ। बाकी अन्य सब्जेक्ट के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, तो आप उनको भी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है चैनल को शेयर करें। और आपको कुछ और नई चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।